नमस्कार। आज 15 मई 17 अप्रैल से शुरू की हुई श्रृंखला आज 28वां दिन है और बड़े प्रसन्नता का विषय है कि हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और हमें पर्याप्त समर्थन भी मिल रहा है। दीपांकर आ चुके हैं, मेरा स्नेह। सतीराम जी को भी मेरा नमस्कार। राहुल पाठक को मेरा नमस्कार और अनूप जी को भी मेरा नमस्कार। वीके गर्ग जी भी मुझे नज़र आने लगे हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। हम कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आमने सामने बैठकर हम लोग बात कर रहे हैं और ये बात करना ज़रूरी भी है। कई प्रश्न ऐसे हैं जो उठ रहे हैं। 28 दिन का यह सफ़र ठीक ठाक सफ़र है और निश्चित रूप से अगर समर्थन प्राप्त हो रहा है तो प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। प्रांशु तिवारी नज़र आ रहे हैं मुझे, उन्हें भी स्नेह। आशुतोष त्रिवेदी, उन्हें भी मेरा श्रेय। आज सुबह अचानक मेरे पास एक फ़ोन आया और यह फ़ोन बलरामपुर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एक प्राध्यापक डॉक्टर भानु प्रताप सिंह का था। भानु प्रताप सिंह जी का कहना है कि मैं और मेरे जैसे लोग भारत की सांप्रदायिक एकता को क्षति पहुंचा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं और मेरे जैसे लोग भारत की सांप्रदायिक एकता को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो मेरे जैसे लोगों में, चलो मैं तो अपना मान लेता हूं, मेरे जैसे लोगों में कौन शामिल है? और उन्होंने अल तकिया अंदाज में बहुत ही मीठे सुरों में ये 2 वाक्य मेरे साथ हो गए हैं कि मुझे पास फ़ोन आए और वो बड़े मीठे सुरों में मुझसे बात कर रहे हैं, जैसे वो बहुत बड़े शांत बुद्ध वही हैं, बहुत बड़ा ज्ञान समेटे हुए हैं और मुझे ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने इसका नाम रख दिया है मीठा जिहाद। यानी आप किसी को समर्थन के लिए मीठी भाषा का प्रयोग करके इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे कि ओहो हो आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को क्षति पहुंच रही है आपके कारण। तो मैंने कहा चलिए मैं मान लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी वजह से सांप्रदायिक सद्भाव को क्षति पहुँच रही है, कोई बात नहीं। मेरे जैसे लोग कौन हैं? तो बोले आपके जैसे वही लोग हैं जो हिंदू धर्म के पक्ष में खड़े होकर अन्य धर्मों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म के पक्ष में बोलकर दूसरे धर्मों को उल्टा सीधा कह रहे हैं। तो मैंने कहा दूसरे धर्म वाले लोग क्या कर रहे हैं, जरा इस पे भी आप मुझे बताएंगे कुछ? बोले नहीं, मुझे तो उनका कुछ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता है। तो मैंने कहा नवीनतम आपको बताऊं या पुराना बताऊं? बोले बताइए। मैंने कहा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20वीं सदी के प्रारंभ में केरल में मोपलाओं ने जमकर हत्या की। और मज़े की बात यह है
कि तत्कालीन कांग्रेस ने उन मरते हुए हिंदुओं के पक्ष में दो शब्द भी नहीं कहे। और उसके बाद 1946 में मुस्लिम लीग ने सीधे डायरेक्ट एक्शन किया। डायरेक्ट एक्शन का मतलब, अब किशोर अवस्था में तो जब हम पढ़ते हैं तो डायरेक्ट एक्शन का मतलब समझ में ही नहीं आता है कि क्या डायरेक्ट एक्शन था। ये तो बाद में जब हम अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि डायरेक्ट एक्शन में लगभग 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। और मजे की बात यह है कि जब उसकी प्रतिक्रिया में कहीं कुछ घटनाएं हुई तो कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस के नियंत्रण में जो पुलिस थी उसने उन्हीं हिंदुओं पर गोलियां चलाई। हिंदुओं को मार रहे इस्लामिक जिहादियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अगर हिंदुओं में आक्रोश आया तो उनके ऊपर गोलियों की बौछार हुई। और मैंने कहा कि ये आज़ादी से पहले की दोनों घटनाएं अगर हम छोड़ भी दें तो 1990 में केरल से जिस प्रकार से हिंदुओं को निष्कासित किया गया, आप जैसे सांप्रदायिक एकता की दुहाई देने वाले कितने लोगों ने उसमें प्रतिक्रिया की, जरा मुझे बताइए। कश्मीर का पूरा पंडित समुदाय पूरे देश में शरणार्थी के रूप में आज भी रह रहा है। आज भी धारा 370 हटाने के बाद स्थितियां नियंत्रण में नहीं है। तो यह विचारणीय बात है कि हमारे कारण से सांप्रदायिक एकता को क्षति पहुंचती है, और दूसरा समुदाय जो कर रहा है उसके कारण कोई क्षति नहीं पहुंचती। बोले ये ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, इनके पीछे अनेकों कारण होते हैं, इन कारणों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए, आगे सही राह बनानी चाहिए। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुनव्वर राणा को ये अधिकार है कि वो अपने ट्वीट में 35 करोड़ लोगों को इंसान बताए और बाकी 100 करोड़ लोगों को जानवर बताए। ये मुनव्वर राणा को अधिकार है, और हम अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकते। वाह, क्या आपकी सांप्रदायिक एकता है। उन्होंने कहा अगर दूसरे पक्ष में कमियां हैं तो कमियां हिंदुओं में भी हैं। मैंने कहा बताइए। हिंदुओं की कमियां दूर होनी चाहिए और हमें इसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। बोले जाति प्रथा। हमने कहा बिल्कुल, जाति प्रथा गलत है, और जाति प्रथा के खात्मे के लिए जितना राष्ट्रवादी चिंतकों ने कार्य किया है किसी ने नहीं किया। अनूप मेरे सामने लिख के भेज रहे हैं गोडसे के बारे में, तो मुझे याद आया कि अगर आप गोडसे के उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो गोडसे ने स्वयं वर्णन किया है कि मैं वीर सावरकर से सिर्फ इतना जुड़ा हुआ था कि जब वीर सावरकर यानी विनायक सावरकर देश में छुआछूत मिटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे तो मैं उस आंदोलन का भागीदार था। विनायक दामोदर सावरकर और नाथूराम गोडसे जैसे लोग छुआछूत मिटाने के लिए कार्य करते हैं। कांग्रेसियों ने कितना किया? कांग्रेसियों ने कितना किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी सहभोज की परंपरा निरंतर चालू रखे हुए है। कांग्रेसियों ने कितना किया? और बड़ा दुख तब होता है
कि ये जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं इतिहास से धीरे से अलग खिसका दी जाती हैं, जिससे हमारी नई युवा पीढ़ी को कुछ भी पता न चल सके। अब उन्होंने इसमें बात पलटी और मुझसे कहा कि देखिए बलि प्रथा चल रही है। मैंने कहा जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कहीं सुदूर गांव में अभी वहाँ लोग, अन्यथा मेरी जानकारी में जो शिक्षित वर्ग है वो अब बलि प्रथा जैसी चीज़ों में। बोले आपने दुनिया कहाँ देखी है? मेरे यहाँ तो आज भी बलि प्रथा हो रही है। मैंने कहा बलरामपुर में हो रही है तो मैं पता करवाता हूँ। बोले नहीं, मैं रहने वाला कुशीनगर का हूँ और मेरे कुशीनगर में आज भी बलि प्रथा है, मेरे परिवार में खुद बलि प्रथा चलती है। मैंने कहा वाह, कुशीनगर बुद्ध की धरती और वहाँ बलि प्रथा आज तक जीवित है, और आप जैसे महान भाव उस बलि प्रथा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको कार्य करना चाहिए। बोले मैं क्यों करूँ कार्य? सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है। जो बलि चढ़ा रहा है उसको अपना अधिकार है, जो बकरे की कुर्बानी कर रहा है उसको अपना अधिकार है, मैं जो कर रहा हूँ मेरा अधिकार है। तो मैंने कहा भाई साहब, आपके बलि वालों को बलि का अधिकार है, बकरे की कुर्बानी देने वालों को बकरे की कुर्बानी का अधिकार है, आपको अपने कार्य करने का अधिकार है, तो आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप फ़ोन करके मेरे कार्यों में हस्तक्षेप करें? मेरा भी तो कोई अधिकार है या नहीं है? बोले नहीं, आप सांप्रदायिक एकता को क्षति पहुंचा रहे हैं। बट दोगले इंसान, तुरंत फ़ोन काटो। हमको इतना साहस करना पड़ेगा कि जो इस तरह के दोगले इंसान फ़ोन करके और आपको उपदेश देने लगे, तो पहले आप उपदेश उन्हीं को दीजिए। ये आवश्यक है। हमें निडर होना पड़ेगा। हमें अपनी सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए निडर होना पड़ेगा। इस समय की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम निडर नहीं हुए तो कश्मीर के पंडितों की तरह, डायरेक्ट एक्शन की तरह और केरल के मोपलाओं द्वारा किए गए नरसंहार की तरह हमको मिटना पड़ेगा। इसलिए हमें निडर होना पड़ेगा। एक सज्जन ने वीर सावरकर प्रश्न उठा दिया। आजकल आप देखते भी होंगे कि सोशल मीडिया पर एंटोनियो माइनो परिवार के चमचे घूम फिरकर वीर सावरकर की निंदा करने लगते हैं, और वीर सावरकर की निंदा इस प्रकार से करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े गद्दार हैं देश के। अंग्रेजों से उन्होंने कोई समझौता कर लिया। अरे मूर्खो, तुम्हारी कांग्रेस के कर्णधार प्रतिदिन अंग्रेजों से समझौता करते थे, और वह व्यक्ति 2 आजन्म कारावास की सजा झेलकर अंडमान जैसी जगह पर पड़ा हुआ था, जहां से तैर कर नहीं आया जा सकता था। जिस व्यक्ति को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया गया हो जहां से वो निकल कर आ ही नहीं सकता हो, और 2 आजन्म कारावासों की सजा हो, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अगर ऐसे व्यक्ति में समाज के लिए कार्य करने की इच्छा शक्ति है तो वो समय आने पर समझौता करेगा, और समय आने पर समझौता करना चाहिए। सावरकर के विषय में जिस तरह की बातें कही जाती हैं वो आए दिन, मैंने कल ही बहुत सारी चीज़ें बताई, आए दिन जो घटनाएं होती रही उस समय कांग्रेस के टाइम में, अंग्रेज़ों के साथ जो तालमेल की स्थिति रही, लाला लाजपत राय को किनारे करना जिस तरह से किया गया, विपिन चंद्र पाल को जिस तरह से किनारे किया गया, सुभाष चंद्र बोस को जिस तरह से किनारे किया गया, इस विषय में आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप आने वाली नई पीढ़ी को नहीं बताएंगे। अभी पिछले दिनों मैंने एक विदेशी महिला का फोटो पोस्ट किया, और उस फोटो पर बड़ा पर्याप्त समर्थन आया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वो फोटो था
हमारे प्रातः स्मरणीय सुभाष चंद्र बोस की विदेश मूल की पत्नी का। मैंने केवल एंटोनियो माइनो के चाटुकारों से सिर्फ इतना पूछा था कि आप जिस विदेशी बहू के सम्मान की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की पत्नी भी भारत की विदेशी बहू है, और उस महिला ने सुभाष चंद्र बोस के संतान को लेकर अपना पूरा जीवन एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह अपने देश में निकाल दिया। वो कभी यहाँ वोट मांगने नहीं आई, वो कभी भारत में यह बताने के लिए नहीं आई कि मैं सुभाष चंद्र बोस की पत्नी हूँ और मेरे पास उनके जैविक चिन्ह मेरे पास है। और इन्हें भारत के आदिवासियों को रोज रोज हजारों लाखों की संख्या में ईसाई बना रही एंटोनियो माइनो में अपनी राष्ट्रमाता नजर आती है। बड़े सौभाग्य, बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक और प्रसंग चला आज फेसबुक पर। भाई आशीष कंदवे ने एक सनातन संस्कृति के साथ जो षड्यंत्र हुए हैं उन पर केंद्रित एक कविता डाली। एक युवा नौजवान जो इस वामपंथी मंडली के निरंतर संपर्क में रहता है, अपना ज्ञान बघारने के लिए आ गए और वही चीज़ें कहना शुरू कर दिया कि सामने लाइए, सामने लाइए। मैं इसीलिए आप सब लोगों से कह रहा हूं कि वैकल्पिक इतिहास लिखने के लिए हमें मिलकर परिश्रम करना होगा, क्योंकि वामपंथी विचारधारा के जितने भी गीदड़ हैं वो हुआ करने लगते हैं कि आपके पास है क्या, आपके पास है क्या, आपके पास है क्या। हमें कठोर परिश्रम करना होगा और हमें बता देना होगा कि हे वामपंथियों, तुम जिन अर्धसत्यों के आधार पर भारत का इतिहास लिख रहे हो वह भारत का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास आगे की चीज है। भारत का इतिहास लिखने के लिए हमें सावरकर जैसी मेहनत करनी है। आज का यह वक्तव्य मैं उन्हीं वीर सावरकर पर केंद्रित करना चाहता हूं जिन्होंने 1906 में इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई तो शुरू की, लेकिन केवल एक घटना से उनका पूरा जीवन बदल गया। 1906 में वकालत की पढ़ाई करने गए विनायक दामोदर सावरकर ने महसूस किया कि 1907 में 1857 की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति पर मई के महीने में, ये मई का महीना चल रहा है, मई के महीने में ब्रिटिश शासन द्वारा उत्सव मनाए जा रहे थे। इसलिए कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त होने के बाद ब्रिटिश क्राउन के राज्य को 50 वर्ष पूरे होने जा रहे थे। और वहां के बड़े अखबारों में बड़े बड़े हेडिंग आ रहे थे कि 1857 में हमारे सैनिकों ने हिम्मत से काम लेकर साम्राज्य को बचा लिया। और बस वहीं पर विनायक दामोदर सावरकर का दिमाग घूम गया और 10 मई 1857 को उन्होंने
वहाँ पर 1857 की क्रांति का स्मृति दिवस मनाया और भारतीय विद्यार्थियों के साथ मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पैम्पलेट और रोटी का वितरण कर एक प्रतीकात्मक उत्सव का आयोजन किया। और इतना ही नहीं, उसके बाद जुट गए 1857 की क्रांति के यथार्थों को इकट्ठा करने के लिए। उस समय इंडिया हाउस के मैनेजर मिस्टर मुखर्जी की अंग्रेज पत्नी ने उन्हें बड़ा सहयोग दिया और भारतीय शासन से संबंधित लाइब्रेरी से 1857 की क्रांति से संबंधित दस्तावेज सावरकर को उपलब्ध कराए और 1.5 वर्ष तक लगातार परिश्रम कर उनका अध्ययन कर वीर सावरकर ने अपना ग्रंथ तैयार किया। दुनिया के इतिहास में यह पहला ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रकाशन से पूर्व ही उस पर प्रतिबंध लग गया। और उसके पीछे कारण कि जब वो इस कार्य में जुटे तो पुनः 1908 में 1907 में तो जो हुआ सो हुआ, जहां से प्रेरणा ली। 10 मई 1908 को पुनः एक बार इस क्रांति का स्मृति दिवस मनाया गया और इस स्मृति दिवस को मनाने के लिए बड़े पैमाने पर ग्रेट ब्रिटेन में बसने वाले भारतीयों ने आयोजन किए और बस यहीं से सुगबुगाहट शुरू हो गई कि ये विनायक दामोदर सावरकर नाम का व्यक्ति कुछ कर रहा है, अन्यथा इंग्लैंड में ये रहने वाले भारतीय आखिरकार इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण जो अंग्रेजों ने पाया वो ये पाया कि 4 पेज का जो एक पैम्पलेट वीर सावरकर द्वारा तैयार किया गया था, उसमें 1857 की क्रांति से जुड़े हुए ऐसे तथ्य थे जो केवल ब्रिटिश दस्तावेजों में थे। और यहीं से प्रक्रिया शुरू हो गई कि इस पुस्तक को छपने से पहले ही रोक दिया जाए। (1908) में मराठी भाषा में लिखी हुई इस पुस्तक को महाराष्ट्र में छापने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार को पहले ही यह अंदाजा हो गया था कि ये वीर सावरकर ने मराठी में पुस्तक लिखी होगी और निश्चित रूप से इस पुस्तक का प्रकाशन इंग्लैंड में तो कोई प्रकाशक नहीं करेगा और वहाँ क्योंकि पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वगैरह में इसका प्रकाशन हो रहा होगा। और अंततः जिस प्रेस में इसका प्रकाशन हो रहा था वह काम रोकना पड़ा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन सरकार ने महाराष्ट्र और बॉम्बे की जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस थी सब पे छापेमारी शुरू कर दी। अब आप बताइए, क्या इतिहास में ब्रिटेन ने एक छपने जा रही पुस्तक के लिए महाराष्ट्र के सारे प्रेसों पर, छापेखानों पर छापेमारी की? क्या इस चीज को कहीं इतिहास में किसी ने अंकित किया है? और अंततः यह पुस्तक बड़ी कठिनाई के बाद, अनेक लोगों के सहयोग के बाद हॉलैंड पहुंचाई गई। लेकिन समस्या जो आ रही थी वो ये आ रही थी, विनीत कुमार सारथे जी कह रहे हैं कि एक बार नाम फिर से दोहराइए, किस चीज़ का नाम वो बताएं। तब तक मैं जो लोग जुड़ चुके हैं उन सबको नमस्कार कर लूँ। आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी आ गए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। सर्वेश पांडे जी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। अश्विनी राय, अखिलेश कुमार जी मेरा नमस्कार। वंदना पाठक, टीटू राघवन मेरा नमस्कार। अतुल पांडे चित्रकूट वाले, उन्हें भी मेरा नमस्कार। सुनील पांडे जी नमस्कार। अतुल
गुप्ता जी भी आ गए, उन्हें भी मेरा नमस्कार। सुमित जुआल, उन्हें भी मेरा नमस्कार। हेमा, उन्हें मेरा नमस्कार। विनीत कुमार सारथे, उन्हें भी मेरा नमस्कार। गिरिजेश शर्मा, उन्हें मेरा नमस्कार। संदीप नागर जी को नमस्कार। अशोक मिश्रा जी को नमस्कार। कविता बाना जी को नमस्कार। मुक्ता मिश्रा जी को भी मेरा नमस्कार। आदित्य गुप्ता जी को भी मेरा नमस्कार। नुपुर चतुर्वेदी जी को मेरा नमस्कार। पर्याप्त मित्र लोग इकट्ठे हो गए हैं। किस चीज़ का नाम पूछ रहे थे? हाँ, पुस्तक का नाम। मैं पुस्तक का नाम बताने वाला हूँ। मैंने अभी बताया कहाँ पुस्तक का नाम जो है। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि वो पुस्तक जो छपी नहीं है उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। तो समस्या ये आई कि मराठी लिपि में लिखी जाने वाली यह पुस्तक वहाँ छपना मुश्किल हो गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मराठी भाषा नहीं जानता था। डॉक्टर अमन वातिश जी को नमस्कार। अमन कुमार जी को नमस्कार। उमेश यादव मेरे सहयोगी, उन्हें मेरा नमस्कार। पंडित राहुल तिवारी जी को नमस्कार। माने अनिल जी को नमस्कार। नीरज गोस्वामी जी को नमस्कार। तो फिर ये तय हुआ कि इस मराठी पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में किया जाए और उसके अध्याय बांट बांट कर उस समय के युवाओं ने उस मराठी पुस्तक का, उस मराठी पांडुलिपि का अनुवाद किया और तब जाकर हॉलैंड में वह पुस्तक छपी। इस पुस्तक को छपवाने में मैडम कामा का बहुत बड़ा योगदान था। जब तक पुस्तक हॉलैंड में छपी तब तक अंग्रेजों की नज़रों में धूल झोंकने के लिए कहा गया कि ये पुस्तक पेरिस में छप रही है। अंततः यह पुस्तक छपी और जो होना था वो ये हुआ कि एक पोस्ट कार्ड के जरिए 10 मई 1910 को, यानी कि 10 मई को हमारे 1857 के स्वतंत्रता दिवस का एक तरह से वार्षिक दिन मनाया जाता था, तो निरंतर 1907 से 1908, 1909 और 1910 4 वर्षों तक विनायक दामोदर सावरकर ने इंग्लैंड में रहकर 1857 की क्रांति की वर्षगांठ मनाई और 10 मई 1910 को इस पुस्तक के प्राप्ति स्थल की घोषणा हुई कि इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप फ्रांस में, पेरिस में मैडम बी आर कामा के घर से ले सकते हैं अथवा अमेरिका के न्यूयॉर्क में HF पब्लिकेशन कमेटी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। बस ये सिद्ध हो गया कि पुस्तक लिखी जाती है। और जैसे ही ये सिद्ध हुआ कि पुस्तक लिखी जा चुकी है, 13 मई 1910 को विनायक दामोदर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी के बाद छोटे मोटे प्रसंग आपको पता ही होंगे। समुद्र में जहाज़ से लाया जा रहा था, उन्होंने जहाज़ से छलांग लगा दी, लेकिन अंततः फिर भी वो पकड़े गए। 4 जुलाई 1911 से लेकर 21 मई 1921 तक अंडमान की सेलुलर जेल में 2 आजीवन कारावासों की सजा झेलने के लिए वहाँ पे रहे, पूरे 10 वर्ष। और अगर वो उस समय पे छोड़े जाने की अपील न करते तो पूरा जीवन सेलुलर जेल की अगर किसी ने कोठरियाँ देखी हों तो कोठरियों में बिताना पड़ता और कठोर परिश्रम करना पड़ता। और अगर वो निकल कर आ गए तो आज उसको हथियार के रूप में ये वामपंथी और कांग्रेसी सनातन संस्कृति के शत्रु उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमें ये संकल्प लेना होगा कि इनके इस कुप्रचार के विरुद्ध, इससे पहले कि हमारी युवा पीढ़ी
वीर सावरकर को इनके नज़रिए से देखे, हमें वीर सावरकर के इतिहास को भी उन लोगों तक पहुंचाना होगा। वीर सावरकर वह व्यक्ति हैं जिन पर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगाया गया है, और एक ऐसा घिनौना आरोप, बिना साक्ष्यों वाला ऐसा आरोप, जिसके लिए हाईकोर्ट तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, निचली अदालत ने ही उन्हें दोष मुक्त करार दिया। अब आप समझ सकते हैं कि निचली अदालत जिस व्यक्ति को दोष मुक्त करार दे रही है, उस व्यक्ति को उस मुकदमे में फंसाने के लिए कितना श्रम साध्य षड्यंत्र किया गया होगा, और उसके बाद भी इन्हें चैन नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अपनी पुस्तक के माध्यम से विनायक दामोदर सावरकर ने यह सिद्ध कर दिया था कि भारत में 1857 में जो संघर्ष हुआ वो योजना पूर्वक और नियोजित ढंग से किया गया संघर्ष था। केवल गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों के कारण उपजा असंतोष नहीं था। फिर भी आज़ादी मिलने के बाद 1857 में जब 100वीं वर्षगांठ इस घटना की मनाई गई, तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बड़े असमंजस की स्थिति में थे कि 1857 को क्या नाम दिया जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वामपंथी इतिहासकार वीर सावरकर की पुस्तक आने के बाद भी, पूरी प्रामाणिक साक्ष्यों के दिए जाने के बाद भी उसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष मानने के लिए तैयार नहीं थे। आर.सी. मजूमदार उसे सिपाही विद्रोह कह रहे थे, तो एस.बी. चौधरी उसे जन विद्रोह कह रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केवल 1857 का विद्रोह कहकर हितैषी कर ली, और भारत सरकार ने तो कमाल ही कर दिया। उसने जो पुस्तक छापी उसका नाम सिर्फ 1857 लिखा, न उसने विद्रोह शब्द लिखा, न सिपाही विद्रोह लिखा, न जन विद्रोह लिखा, सिर्फ 1857। गड़बड़ कहाँ हुई? 1859 में सोवियत संघ में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक के 1857 से संबंधित लेखों का एक संग्रह सोवियत संघ की सरकार ने 1959 में 1957 के 2 साल बाद 1957 में जब प्रकाशित किया, तो उसमें पहली बार उन्होंने 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर शब्द का इस्तेमाल किया। तब जाकर इन लोगों ने वीर सावरकर की उस शोध को मान्यता प्रदान की, यानी कि सोवियत संघ ने जब स्वीकार किया तब इन लोगों ने उसको मान्यता प्रदान की। और उस पर भी इन कांग्रेसियों ने तो व्यक्तिगत रूप से वीर सावरकर को आज तक मान्यता दी ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि इस पुस्तक का पहला आधिकारिक संस्करण प्रतिबंध हटने के बाद पहली बार जनवरी 1947 में आज़ादी से 8 महीने पहले प्रकाशित हुआ था। अर्थात 1910 से लेकर 1947 तक पूरे 37 साल यह पुस्तक प्रतिबंधित रही। लेकिन इस दौरान यह पुस्तक फ्रेंच में प्रकाशित हो चुकी थी, यह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी थी, यह पुस्तक मराठी में प्रकाशित हो चुकी थी, यह पुस्तक उर्दू में प्रकाशित हो चुकी थी, यह पुस्तक पंजाबी में प्रकाशित हो चुकी थी, और यह पुस्तक हिंदी में भी प्रकाशित हो चुकी थी। यानी कि 37 वर्ष के प्रतिबंध काल में भी यह पुस्तक कई भाषाओं में प्रकाशित होकर बढ़ चुकी थी। रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस सावरकर से बहुत प्रभावित थे। सावरकर द्वारा स्थापित हिंदू महासभा के जापान में रहते हुए रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस ने विनायक दामोदर सावरकर के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। लेकिन इन तथ्यों को हम नहीं लाना चाहते इतिहास में, कि अगर इन तथ्यों को हमारे बच्चे पढ़ेंगे
तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूं। ये वामपंथी जो भी जनप्रिय होता है, जनता की भावनाएं जिसके साथ जुड़ी होती हैं, उसको अपने पाले में खींचते हैं। जैसे 1936 में जब पहली बार लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, जो मैं एक वक्तव्य में सज्जाद जहीर के बारे में बोल चुका हूं कि सज्जाद जहीर ने किस तरह से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, तो अध्यक्षता प्रेमचंद से कराई। और प्रेमचंद से कराने के बाद वो प्रेमचंद कम्युनिस्टों के खेमे में आ गए, जबकि बेचारे प्रेमचंद उसके बाद मात्र 1 वर्ष जीवित रहे, लेकिन उन्हें वामपंथी विचारधारा का साहित्यकार घोषित कर दिया। लेकिन चमत्कार देखिए, आजकल दलित साहित्य वालों ने, वामपंथियों के औरस पुत्र दलित साहित्य वालों ने प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल जैसों को सवर्ण मानसिकता का लेखक घोषित कर दिया है। आज ये लोग प्रेमचंद या रामचंद्र शुक्ल जैसे लोगों को पसंद नहीं करते। आप सोशल मीडिया पर इन लोगों के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां पढ़ सकते हैं, यह एक अलग विषय है। मैं फिर सावरकर और उनकी पुस्तक पर आता हूं, और जो मैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने देना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस पुस्तक के दर्शन करें। 1857 का स्वातंत्र समर, और अनूप इस पुस्तक का नाम शायद जो है कमेंट बॉक्स में लिख भी चुके हैं। इस पुस्तक की सबसे जो खास बात है और सबसे बड़ा जो रहस्योद्घाटन है वो ये है कि प्रतिबंधित अवस्था में इस पुस्तक का संस्करण आज जिन्हें हम शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं, आज जिन्हें आज के कम्युनिस्ट अपने खेमे का व्यक्ति कहते हैं, उन भगत सिंह ने इस पुस्तक का संस्करण न केवल प्रकाशित कराया, अपितु क्रांतिकारियों के बीच में मुफ्त में वितरित भी कराया। और उसके बाद जब उनको राय दी गई कि नहीं, इसको आप मुफ्त मत बेचिए, कुछ धन भी लीजिए जिससे कुछ भला हो क्रांतिकारियों का, तो ये पुस्तक बेची भी गई। एक बार वीर सावरकर के बारे में टिप्पणियां हो रही थी फेसबुक पे, तो मैंने उस पे कमेंट बॉक्स में लिख दिया कहीं पे कि आप उस व्यक्ति के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी प्रतिबंधित पुस्तक को भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने प्रकाशित करके बिक्री कराया। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जैसे ही मैंने ये लिखा तो वामपंथी मंडली के सियार गीदड़ हुआ करने लगे। भगत सिंह का सावरकर से क्या संबंध, कहां से अनर्गल बातें आप ले आते हैं, ये विश्वास ही नहीं होता। भगत सिंह और सावरकर की किताब को बेचेंगे, ये कहां से झूठ ले आए आप। तो मैं एक आपको पैरा पढ़ के सुनाऊंगा और इस पैरा की पुष्टि कर सकते हैं। इस पैरा को मैंने उसी समय फोटो खींचकर कमेंट बॉक्स में डाला और हुआ करते हुए उन सियारों को, उन गीदड़ों को शांति प्रदान की। हम राष्ट्रवादी चिंतन करने वाले लोग अगर तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ अपनी बात रखेंगे तो ये हुआ करते हुए गीदड़ और सियार आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। और भारत की आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो आप जिस तरफ मोड़ेंगे उस तरफ मुड़ती चली जाएगी। उन्नीस 1928 में शहीद भगत सिंह ने इस पुस्तक का प्रकाशन कराया। उनके एक सहयोगी जो बाद में समाजवादी नेता बने,
राजाराम शास्त्री ने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम अमर शहीदों के संस्मरण है, उसमें पृष्ठ संख्या भी बता देता हूँ, 89 से 90, 89 to 90। अमर शहीदों के संस्मरण में राजाराम शास्त्री जो लिख रहे हैं, मैं वो आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। वीर सावरकर द्वारा लिखित 1857 का स्वातंत्र समर पुस्तक ने भगत सिंह को बहुत अधिक प्रभावित किया था। हे वामपंथियों, हे कार्ल मार्क्स के औरस पुत्रों, जिस भगत सिंह को आप अपनी टोली का एक अवयव समझते हैं, वह भगत सिंह वीर सावरकर की पुस्तक से अत्यंत प्रभावित थे। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अपितु भगत सिंह के साथी, जो बाद में समाजवादी नेता रहे, राजाराम शास्त्री कह रहे हैं। वीर सावरकर द्वारा 1857 का स्वातंत्र समर पुस्तक ने भगत सिंह को बहुत अधिक प्रभावित किया था। यह पुस्तक भारत सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। मैंने इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा सुनी थी और इसे पढ़ने का बहुत ही इच्छुक था। पता नहीं कहाँ से भगत सिंह को यह पुस्तक प्राप्त हो गई थी। वह एक दिन इसे मेरे पास ले आए, जिससे ली होगी उसे जल्द वापस करनी होगी, इसलिए वह मुझे बहुत कहने पर देने को तैयार नहीं हो रहे थे। पर जब मैंने जल्द से जल्द पढ़कर उसे अवश्य लौटा देने का पक्का वायदा किया, तब उन्होंने वह मुझे केवल 36 घंटे के लिए पढ़ने को दी। उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने एक वक्त का खाना नहीं खाया और रात दिन उसे पढ़ता रहा। पुस्तक ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। भगत सिंह के आने पर मैंने पुस्तक की बहुत प्रशंसा की। कुछ समय बाद भगत सिंह ने एक दिन मुझसे कहा कि यदि तुम कुछ परिश्रम करो और मदद करने को तैयार हो जाओ, तो गुप्त रूप से इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उपाय सोचा जाए। मैं पूर्ण रूप से सहायता करने को तैयार हो गया। भगत सिंह ने किसी प्रेस में प्रबंध कर दिया। वह प्रतिदिन रात के समय कुछ मैटर प्रूफ मुझे देखने को दे जाते थे। मैं रात में उसे देखकर प्रूफ ठीक करके रख छोड़ता था। दूसरे दिन भगत सिंह उसे ले जाते थे। कुछ दिनों तक बराबर यह सिलसिला चलता रहा। इस पुस्तक को 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। प्रत्येक खंड की कीमत 8 आना रखी गई। फिर गुप्त रूप से इसे बेचने का प्रबंध हुआ। मुझे याद है कि मैंने इस पुस्तक को सर्वप्रथम राजऋषि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के हाथ बेचा था। राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो नेहरू के अनुयायियों में एक प्रमुख नाम है। इसके प्रकाशन से टंडन जी बहुत प्रसन्न हुए थे। इसके बेचने में सुखदेव ने बहुत अधिक परिश्रम किया था। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि वामपंथियों ने हमारे इतिहास को किस प्रकार से कलुषित कर दिया है। इस कालिक को मिटाने के लिए हमें मिलकर प्रयत्न करने हैं। यह जो वक्तव्य माला है, ये तो मैंने इसलिए प्रारंभ की कि लॉकडाउन का समय है, समय का पूरा उपयोग हो और प्रतिदिन कम से कम एक पुस्तक जो मैंने पढ़ रखी है वो आपके सामने मैं रखूं। बहुत से लोगों ने ऐसी पुस्तकें पढ़ी भी होंगी। अब जैसे आदरणीय आशीष कंदवे जी ने लिखा है, बिल्कुल सही, इस विषय पर मैंने भी यही पढ़ा है। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जिनको इस बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं ही नहीं। तो ये जो जानकारियां हैं हमें जुटानी है और जुटाकर भारत की युवा पीढ़ी के सामने रखनी है। यह पुस्तक बहुत बड़ी पुस्तक है। इस पुस्तक को मैं एक वक्तव्य में आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं इस पुस्तक का एक अंश जरूर आपके सामने रखूंगा। इस पुस्तक के प्रकरण 2 में, जिसका शीर्षक कारण परंपरा है और उसमें उप शीर्षक डलहौजी नाम से है, इसके प्रारंभ में जो कुछ वाक्य सावरकर जी ने लिखे हैं वो अति प्रेरणादायी है।
उन्होंने लिखा कि जिस दिन स्पेन ने नीदरलैंड की भूमि पर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी गुलामी ला दी, उसी दिन यह निश्चित हो गया था कि नीदरलैंड और स्पेन के मध्य हजारों लड़ाइयों से भरा हुआ क्रांति युद्ध होगा। यानी कि जब कोई किसी का पददलन करता है, उसी समय यह निर्धारित हो जाता है कि आगे संघर्ष होना है। तो जिस दिन पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामिक जिहाद का प्रारंभ किया, उसी दिन यह निर्धारित हो गया था कि भारत की भूमि पर इस्लामिक जिहाद नहीं चलेगा। जिस दिन सन 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर अंग्रेज आए, उसी दिन यह निर्धारित हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 1857 में जिस दिन भारत के शासन को ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हाथों में लिया, उसी दिन यह निर्धारित हो गया था कि यह ब्रिटिश साम्राज्य ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। संघर्ष होना अवश्यंभावी है। इसी प्रकार का एक प्रसंग और इन्होंने लिखा है कि जिस क्षण ऑस्ट्रिया ने इटली के पैरों में गुलाबी की बेड़ियां डाली, उसी दिन अनेकों पराजयों परंतु अंतिम जय से घटित होने वाला प्रचंड क्रांति युद्ध निश्चित हो गया था। ये इतने प्रेरणादायी वाक्य हैं कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन सनातन संस्कृति पर प्रहार करने का क्रम वामपंथियों और कांग्रेसियों ने जो किया है, उसी दिन यह निर्धारित हो गया था कि सनातन संस्कृति उठ खड़ी होगी। गौर फरमाइए कि पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्ष शासन करने के बाद भी आप टिक नहीं पाए, क्योंकि यह सनातन संस्कृति का देश है। आप त्रिपुरा में लंबा शासन करने के बाद भी टिक नहीं पाए, क्योंकि यह सनातन संस्कृति का देश है। और जहां भी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ एक भी युवा जाग जाता है और संघर्ष के लिए संकल्प ले लेता है, वहीं से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। वामपंथियों के राजनीतिक उत्थान के बाद भी उनका पतन हुआ, तो उन्होंने एंटोनियो माइनो की शरण ले ली और एंटोनियो माइनो के साथ मिलकर सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने का उपाय करने लगे। इस्लामिक जिहादियों को अपने साथ मिला लिया। यह जो त्रिकोणात्मक जो ये गठबंधन है, अब इसकी अंतिम सांसें प्रारंभ हो चुकी हैं। समाजवाद के नाम पे झुंझुना फैलाने वाले अनेकों महापुरुष आए, लेकिन समाजवाद इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो सनातन संस्कृति पर प्रहार कर रहा था। और देखिए, बार बार प्रतिबंध लगाने के बावजूद, बार बार अत्याचार करने के बावजूद सनातन संस्कृति के अनुयायी उठ खड़े हुए, और न केवल उठ खड़े हुए, गीदड़ों के झुंड में हाहाकार मचा हुआ है। काम अपना प्रारंभ हो चुका है। अब तो हमारे हिस्से केवल और केवल इतना उत्तरदायित्व है, केवल और केवल इतना उत्तरदायित्व है कि हम अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को अपनी सनातन संस्कृति के उज्जवल पक्ष से अवगत कराएं, और ये जो गीदड़ ब्रांड कुकुरमुत्ते हैं, ये हमारी युवा पीढ़ी को विकृत इतिहास पढ़ाकर भ्रमित न कर पाएं। यही हमारा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। साथियों, मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ, अनावश्यक बातें तो आपसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि मुझे ही नहीं, आपको भी जगह जगह आवाज़ उठानी होगी,
जिससे हमारी युवा पीढ़ी जागृत हो और हम हमारी सनातन संस्कृति एक विशाल आकार ग्रहण करे। मैं आज इन्हीं बातों के साथ अपने इस वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। आप लोग मुझे बड़े स्नेह के साथ सुन रहे हैं, मुझे आत्मबल प्रदान कर रहे हैं। आपका इसी प्रकार आशीर्वाद और स्नेह और अनुराग मुझे मिलता रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।